जय हिंद। आज हम लोग क्लास 8 का साइंस चैप्टर नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं। पहला चैप्टर है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन है। कार आए ग्रीष्मकाल में पहेली एवं बूझो अपने चाचा के घर गए। उनके चाचा एक किसान हैं। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दरौती, बेलचा, हल इत्यादि। तो उसके बाद आगे है, मैं जानना चाहता हूं कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते। तो बूझो जानना चाहता है कि मैं जानना चाहता हूं कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ है। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है? परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? तो सवाल है, परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? आप जानते ही हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। हम अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं या दोनों से प्राप्त करते हैं। क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, अतः हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकता है। इसके मन में एक सवाल है, भोजन की आवश्यकता जो है सभी को होती है, हम इतनी बड़ी जनसंख्या देश के इतने अधिक लोगों का भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं। तो है, तो बूझो पूछ रही है, भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। उसके बाद है कृषि पद्धतियाँ। लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे। बोल रहे हैं, लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य क्या थे? घुमंतु थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। कालांतर में खेती कर चावल हो गया, गेहूं एवं अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सके, इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। तो याद रखना, जब एक ही प्रकार के पौधे को किसी स्थान पर उगाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? फसल कहा जाता है। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे किसके हैं? गेहूं के हैं। आप जानते ही हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे कि अन्न, सब्जियों एवं फल। जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र में भिन्न है। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती है। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। वे इस प्रकार है। तो फसलों को जो है भारत में मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा गया है, खरीफ फसल और रबी फसल। खरीफ फसल क्या है? वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। धान हो गया, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि क्या है? खरीफ फसल है। उसके बाद रबी फसल है। शीत ऋतु में यह कब बोया जाता है? तो शीत ऋतु में अक्टूबर से मार्च तक बोया जाता है। अक्टूबर से मार्च तक में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसलें कहलाती है। गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी फसल के उदाहरण हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म में उगाई जाती है। उसके बाद आधारित फसल पद्धतियाँ। तो बूझो के मन में सवाल है कि धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जाता? धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जाता है? धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं। तो धान को जो है बहुत ही अत्यधिक मात्रा की पानी की आवश्यकता होती है, इसीलिए कब उगाते हैं? इसको वर्षा ऋतु में केवल उगाते हैं। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। आप देखेंगे कि यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा अपने सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। ये क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धतियां हैं जो आगे दिए गए हैं।
उसके बाद है कौन कौन से आगे दिए गए हैं तो देखते हैं। तो पहले कृषि करने के लिए जो है सबसे पहले जो है क्या करना पड़ता है, तो मिट्टी तैयार करना पड़ता है। उसके बाद खेतों में बुआई करना पड़ता है। उसके बाद खाद एवं उर्वरक देना पड़ता है। उसके बाद सिंचाई हो गया। उसके बाद खरपतवार से सुरक्षा करना पड़ता है। उसके बाद कटाई, तब अंत में जाकर क्या करते हैं, भंडारण करते हैं। अब है मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करना, फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना, मतलब ऊपर से नीचे करना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। तो फसल उगाने से पहले मिट्टी को क्या किया जाता है, तो मिट्टी तैयार किया जाता है, जो कि यह प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना हो गया, पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इसे जड़ भूमि में गहराई तक जा सकती है। पोली मिट्टी में गहराई में धसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती है। अगर मिट्टी हल्की होती है तो जड़ के अंदर तक जाती है, जिससे जो है पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से होती है। पोली मिट्टी किस प्रकार के पौधों के जड़ को सरलता से श्वसन करने में सहायक है, तो पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। यह जीव किसानों के मित्र होते हैं। तो केंचुए जो होते हैं, यह जो किसानों के क्या होते हैं, मित्र होते हैं, क्योंकि यह मिट्टी को और पलटकर पोला करते हैं। तो केंचुआ सब जो है मिट्टी को बहुत अत्यधिक मात्रा में पलटते हैं, जिससे उसको पोला बनाते हैं और तथा ह्यूमस का निर्माण होता है। पोला बनाने में किसका निर्माण होता है, ह्यूमस का निर्माण होता है। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? आखिर एक सवाल है, मिट्टी को पलटना, बार बार जो खेतों को जोता जाता है, मिट्टी को जो पलटा जाता है या फिर पोला किया जाता है, आखिर क्यों किया जाता है? आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाते हैं। पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में नियुक्त होते हैं। यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर को मिट्टी ही पौधे के वृद्धि में सहायक है। इसे उलटने पलटने और पोला करने में पोषक पदार्थ ऊपरी आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अब आगे है, मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो जुताई करें। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो जुताई कहलाती है। इसे हल चलाकर कर सकते हैं। हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। जो बड़े बड़े ढेले होते हैं उन्हें जो पाटल की सहायता से जो है मिट्टी को तोड़ा जाता है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। एक पाटल जो है, किसानों जो है पाटल की सहायता से जो है यह जो है समतल किया जाता है भूमि के पाटल के द्वारा। उसके बाद है, कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। बुआई से पहले जो है खेतों में खाद का छिड़काव किया जाता है, जिससे खेतों में जो है खाद जो है बहुत आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि उसमें जुताई करना, पोला बनाना, मिट्टी को, ये सब कार्य किया जाता है। उसके बाद कृषि औजार है। अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। तो अच्छी अगर उपज करना है तो बुआई से पहले जो मिट्टी को क्या करना पड़ेगा, भुरभुरा करना पड़ेगा। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। हल, कुदाली एवं कल्टीवेटर इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार है। तो देखते हैं अब आगे, हल देखते हैं। तो मिट्टी को जो है हल की सहायता से जो है इसको जो है भुरभुरा बनाते हैं, मिलाते हैं। प्राचीन काल से हल का उपयोग जुताई हो गया, खाद उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने व मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता है। यह औजार लकड़ी का बना होता है, जिससे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं, घोड़े, ऊंट की सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है, जिसे फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है, जिसे हल शाफ्ट कहते हैं। तो यहाँ देखना है,
जिसे क्या कहा जाता है, हल शाफ्ट कहा जाता है। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है, जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है। आजकल लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं। तो यहाँ देखना है हल, तो ये क्या है, हल है। तो यहाँ पर दो बैल है और यहाँ पर इसे क्या कहा जाता है, हल शाफ्ट कहा जाता है। नीचे में एक तिकोनी आकार का जो है हल बना हुआ रहता है, जिसे खेतों को जोता जाता है। अब है हल के बाद है कुदाली। हल के बाद दूसरा जो है कुदाली है। यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने, मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है, जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट लगी होती है। ये जो है कुदाली है, यहाँ पर जो नीचे में एक मुड़ी प्लेट लगी हुई है, ये है छड़ या फिर कोई लकड़ी का बना हुआ रहता है, जो कि यहाँ पर पकड़ा जाता है और इससे जो है कुदाली से जो है मिट्टी को पोला किया जाता है। अब है कल्टीवेटर। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। कल्टीवेटर ट्रैक्टर द्वारा चलाते हुए, यहाँ पर क्या है, कल्टीवेटर है, ट्रैक्टर द्वारा चलाते हुए। अब है बुआई। बुआई फसल उत्पादन का सबसे, अब जुताई देख लिया, अब क्या करना है, बुआई करना है। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों की प्राथमिकता देता है। तो बुआई से करने से पहले जो है अच्छे और स्वस्थ बीजों का चयन करना क्या है, आवश्यक है, ताकि जो है हमें जो उपज बहुत अच्छे से दे। उसके बाद बीजों का चयन। बूझो के मन में है, एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा कि माँ चने के कुछ बीज एक बर्तन में रखकर उसमें कुछ पानी डाल रही है। कुछ मिनट पश्चात कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगे। मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ बीज पानी के ऊपर क्यों तैरने लगे। तो इसकी माँ जो है एक बर्तन में पानी डालकर उसमें कुछ बीज डाले, जिससे कि कुछ बीज ऊपर तैर रहे थे, कुछ बीज नीचे तैर रहे थे। तो इसके मन में ऊपर है, पानी के ऊपर क्यों तैरने, कुछ बीज जो है पानी के ऊपर क्यों तैरने लगे। अब है देखते हैं क्रियाकलाप 1.1। एक बीकर लेकर इसे पानी से आधा भरिए, इसमें एक मुट्ठी गेहूं के दाने डालकर भली भांति हिलाए, कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए। तो एक बीकर में जो है आधा पानी लेना है और इसमें एक मुट्ठी गेहूं डाल देना है और कुछ समय प्रतीक्षा करना है। क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं? जो बीज पानी में बैठ जाते हुए हल्के या भारी हैं, क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं और इस कारण हल्के होते हैं, अतः यह जल पर तैरने लगते हैं। कुछ बीज जो है जल के ऊपर तैरते हैं क्योंकि वह जो है खोखले होते हैं, जिससे जो है वह बीज ऊपर आ जाते हैं और भारी बीज नीचे बैठ जाते हैं। अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की यह अच्छी विधि है। बुआई से पहले बीज बोने के औजारों के बारे में जानना आवश्यक है। अब है परंपरागत औजार। परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 निकुले सिर वाले पाइपों से गुजरते हैं। ये सिरे मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित कर देते हैं। बीज बोने का पारंपरिक तरीका यहाँ दिखाया गया है। अब आगे है सीड ड्रिल। अब है सीड ड्रिल। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए। इससे बीजों के पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय एवं श्रम दोनों की बचत होती है। सीड ड्रिल ये क्या है, सीड ड्रिल है। इसे जो है सभी बीज समान दूरी पर लगाए जाते हैं, जिससे समान समय एवं बचत दोनों की होती है। अब पहेली के मन में एक सवाल है। मेरे विद्यालय के समीप एक पौधशाला नर्सरी है। मैंने देखा कि पौधे छोटे छोटे थैलों में रखे हैं। वे इस प्रकार क्यों रखे हैं? धान जैसे
धान जैसे कुछ पौधों के बीजों को पहले पौधशाला में उगाया जाता है। पौध तैयार हो जाने पर उन्हें हाथों द्वारा खेत में रोपित कर देते हैं। कुछ वन्य पौधे एवं पुष्पी पौधे भी पौधशाला में उगाए जाते हैं। पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच उचित दूरी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो पौधों के अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच जो एक उचित दूरी होना चाहिए, ताकि हमारी फसल क्या हो, अच्छे से इससे पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधे को निकालकर हटा दिया जाता है। खाद एवं उर्वरक मिलाना। अब क्या करना है, खाद एवं उर्वरक मिलाना है। तो पहले जुताई कर लिए, उसके बाद बुआई कर लिए, अच्छे बीजों का चयन कर लिए। अब क्या करना है, खाद एवं उर्वरक मिलाना है। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, खाद एवं उर्वरक कहा जाता है। जो हमारे मिट्टी को जो है पोषक स्तर देता है, पौधों को जो है पोषक स्तर प्रदान करता है, उसे क्या कहा जाता है, खाद एवं उर्वरक कहा जाता है। अब पहले बोल रहा है, मैंने एक खेत में उगने वाली स्वस्थ फसल पौधों को देखा, जबकि पास के खेत में पौधे कमजोर थे। कुछ पौधे अन्य पौधों की तुलना में ज़्यादा अच्छी तरह से क्यों उगते हैं, तो देखते हैं। तो मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है। खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते। कल्पना कीजिए कि पोषकों का क्या होता है। फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने हेतु किसान खेतों में खाद देते हैं। यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमजोर हो जाते हैं। खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते हैं तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जाता है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। आप कक्षा 6 में वर्मी कंपोस्ट अथवा केचुआ द्वारा खाद तैयार करने के विषय में आपने देखा हुआ। वर्मी कंपोस्ट जो है केचुओं के द्वारा तैयार किया जाता है। अब क्रियाकलाप 1.2 है। मूंग अथवा चने के बीज लेकर उन्हें अंकुरित कीजिए। इनमें से एक ही आकार वाले 3 नवोद्भिद छांट लीजिए। अब 3 गिलास अथवा ऐसे ही पात्र लीजिए। इन पर A, B एवं C निशान लगाइए। गिलास A में थोड़ी सी मिट्टी लेकर इसमें थोड़ी सी गोबर की खाद मिलाइए। गिलास B में समान मात्रा में मिट्टी लेकर उसमें थोड़ा सा यूरिया मिलाइए। गिलास C में कुछ मिट्टी लीजिए। गिलास C में कुछ मिट्टी लीजिए बिना कुछ मिलाए। अब इनमें पानी की समान मात्रा डालकर सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। प्रतिदिन पानी देते रहिए। तो क्रियाकलाप 1.2 में है, मूंग अथवा चने का एक बीज लेना है और 3 जो है इनमें से एक ही आकार वाले 3 नवोद्भिद छांट लीजिए। तो छोटा सा पौधा लेना है। अब तीनों गिलास में जो है A, B, C का निशान लगा दीजिए। इसमें A में जो है थोड़ी सी मिट्टी लेकर क्या देना है, A में जो है गोबर का खाद देना है और गिलास B में जो है समान मात्रा में उसमें थोड़ा सा यूरिया देना है। उसके बाद C में जो है कुछ मिट्टी बिना कुछ मिला, इसमें कुछ नहीं देना है। तो पहले गिलास में क्या लेना है, पहले गिलास में गोबर का खाद मिलाना है, दूसरे में यूरिया और C में जो है कुछ नहीं देना, कुछ नहीं। इनमें पानी की समान मात्रा डालकर सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। प्रतिदिन पानी देते रहिए। तो 7 से 10 दिनों के बाद उनकी वृद्धि को नोट कीजिए। तो यहाँ पर 3 गिलास लिया गया। एक में जो है जैविक खाद या खाद का प्रयोग किया, गोबर का प्रयोग किया गया। दूसरे में जो है यूरिया का प्रयोग किया गया। तीसरे में जो केवल पानी का प्रयोग किया गया है। अब खाद एवं उर्वरक के साथ पौधों की वृद्धि देखना है। उसके बाद है, क्या तीनों गिलास के पौधों में वृद्धि की गति एक समान है? किस गिलास में पौधों की वृद्धि बेहतर है? किस गिलास के पौधों में वृद्धि सबसे अधिक है? उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। वे खाद से कैसे भिन्न है? उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण जैसे हो गया यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, NPK, फास्फोरस और पोटेशियम। इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का
मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है, परंतु उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आई है। यह जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गए हैं। अतः मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए जो है हमें उर्वरकों के साथ जैविक खाद का भी उपयोग करना चाहिए, अथवा दो फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि होती है। इससे मिट्टी में सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति हो जाती है। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका है फसल चक्रण। तो यह एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाकर किया जा सकता है। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूं दूसरी ऋतु में। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता है। किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। पिछली कक्षा में आप राइजोबियम बैक्टीरिया के विषय में पढ़ चुके हैं। यह फलीदार लेग्यूमिनस पौधे की जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो है पौधों में जो है वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। अब आगे देखते हैं क्या है। अब आगे उर्वरक एवं खाद में अंतर देखना है। उर्वरक क्या है? तो उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, जबकि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। यह जो है खाद खेतों में बनाई जाती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता। खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। अब उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रचुरता होते हैं, जबकि खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। अब आगे है सारणी 1.1 में उर्वरक एवं खाद के बीच अंतर बताए गए हैं। अब खाद के लाभ देख लेते हैं। खाद के लाभ क्या है? जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण है इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं समृद्ध हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। अब है सिंचाई। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। पौधों की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। कितना प्रतिशत याद रखना है? पौधों में लगभग 90% जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। अब आगे है जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण। जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधों के प्रत्येक भाग में होता है। यह फसल के पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। याद रखना, निश्चित अंतराल पर जल देना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न होता है। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होता है। ऐसा क्यों? क्या यह मिट्टी एवं पत्तियों से जल वाष्पन की दर अधिक हो सकती है? इस वर्ष पानी देते समय अधिक सतर्क हूँ। पिछली गर्मियों में मेरे पौधे सूख और मर गए थे। अब सिंचाई के स्रोत क्या क्या है? सिंचाई के स्रोत कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध एवं नहर इत्यादि जल के स्रोत हैं। अब आगे है जैसे मोटर से पानी निकाला जाता है, उसके बाद चैन पंप से पानी निकाला जाता है, उसके बाद जो है देखते हैं सिंचाई के पारंपरिक तरीके। कुओं, झीलों एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकालकर खेतों तक पहुंचाने के तरीके विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न हैं। मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, अतः यह सस्ते हैं परंतु यह कम दक्ष है। विभिन्न पारंपरिक तरीके से मोट घिरनी से जो है
घिरनी हो गया, चैन पंप हो गया, ढकली हो गया, रहट हो गया, इन सब चीज़ों से सिंचाई किया जाता है। एक बार फिगर देख लेते हैं। तो जैसे हो गया, ये है मोट, मोट के द्वारा जो है पानी निकाल कर सिंचाई किया जाता है। उसके बाद चैन पंप है, चैन पंप से पानी निकाल कर, यहाँ जो चैन लगा हुआ है चैन पंप से पानी निकाल कर सिंचाई किया जाता है। उसके बाद ढेकली से भी सिंचाई किया जाता है। उसके बाद रहट का प्रयोग करके जो है सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आगे देख लेते हैं। अब आगे सिंचाई की आधुनिक विधि, वो सब पारंपरिक विधियां थी। अब सिंचाई की आधुनिक विधियां देखते हैं। सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। मुख्यतः विधियां निम्न है। सिंचाई की आधुनिक विधियों में छिड़काव तंत्र, स्प्रिंकल सिस्टम देख लेते हैं। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है, जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। ऊर्ध्व पाइपों, नलों एवं ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य रूप से पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। तो इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है कि जैसे वर्षा हो रही है हो। छिड़काव लॉन, कॉफ़ी की खेती में कई अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो ये क्या सा छिड़काव तंत्र। तो एक बार छिड़काव तंत्र का फिगर देख लेते हैं। ये है छिड़काव तंत्र, जो कि यहाँ पर जो एक पाइप नली द्वारा लगाया जाता है और सभी जगह छिड़काव फुहारा के द्वारा जो है पानी का निष्कासन होता है। ये क्या है छिड़काव तंत्र। उसके बाद आगे है ड्रिप तंत्र। आगे क्या है ड्रिप तंत्र है। ड्रिप तंत्र क्या है? इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है। तो ड्रिप तंत्र के द्वारा जो है पौधों की जड़ों में क्या बूंद बूंद करके पानी गिरता है। अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। जो बूंद बूंद कर जो पानी जो गिरता है इसे क्या कहते हैं? ड्रिप तंत्र। यहाँ पौधे की जड़ों में जो पानी जो गिरता है ये क्या है? ड्रिप तंत्र विधि है। उसके बाद ड्रिप तंत्र कहते हैं फलदार पौधे, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। अब आगे है खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार से सुरक्षा। बूझो और पहले के निकट के गेहूं के खेत में गए और उन्होंने देखा कि खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उग रहे हैं। तो बूझो का सवाल है, क्या ये अन्य पौधे विशेष उद्देश्य के लिए उगाए गए हैं? खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते। इन अवांछित पौधे को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं? निराई कहते हैं। याद रखना, खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं? निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। खरपतवार को हटाने और उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने और हटाने में सहायता मिलती है। इससे खरपतवार पौधे सूख कर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनमें पुष्पन एवं बीज बनने से पहले का है। तो याद रखना, खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय क्या है? उनमें जब पुष्पन होता है और बीज बनने से पहले उसको जो है खरपतवार को हटाया जाता है। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़ कर अथवा भूमि के निकट से काट कर समय समय पर हटा दिया जाता है। यह कार्य खुरपी हैरो की सहायता से किया जाता है। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है, जिन्हें खरपतवारनाशी कहते हैं, जैसे कि 2,4-D। खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं, परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती। खरपतवारनाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रेयर फुहारा की सहायता से खेत में छिड़काव करते हैं। उसके बाद आगे है, यहाँ देखते हैं, यहाँ पर खरपतवार कीटनाशक का प्रयोग करते हैं जिससे जो है खरपतवार मर जाते हैं और केवल पौधे जो है बचे रहते हैं।
अब क्या खरपतवार नौसी का प्रभाव इसको छिड़कने वाले व्यक्ति पर भी पड़ता है? तो बूझो का सवाल है, क्या खरपतवार नौसी का प्रभाव इसको छिड़कने वाले व्यक्ति पर भी पड़ता है? उसके बाद जैसा पहले बताया गया है कि खरपतवार की वृद्धि के लिए समय तथा पुष्पन एवं बीज बनने के पहले ही खरपतवार नौसी का छिड़काव करते हैं। खरपतवार नौसी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है, अतः उन्हें इन रसायनों का प्रयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय उन्हें अपने मुंह एवं नाक कपड़े से ढक लेनी चाहिए। अब आगे है कटाई। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। तो याद रखना, फसल पक जाने के बाद उसे काटना क्या कहलाता है? कटाई कहलाता है। कटाई के दौरान या तो पौधों को खींचकर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। हमारे देश में दरौंती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। तो फसल को काटने के लिए हार्वेस्टर का भी प्रयोग किया जाता है। काटी गई फसल से बीजों दोनों को भूसे से अलग करना होता है, इसे थ्रेसिंग कहलाता है। अब फसल कटने के बाद उस फसल को जो है दोनों को अलग करना क्या कहलाता है? थ्रेसिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? दोनों को भूसों से अलग करना क्या कहलाता है? थ्रेसिंग कहलाता है। यह कार्य जो है कंबाइन मशीन के द्वारा किया जाता है, जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेसर का संयुक्त रूप है। हार्वेस्टर मतलब कटाई, फसल की कटाई के साथ साथ उसमें थ्रेसर भी, इसमें फसल इधर आगे कट रहा है और यहाँ क्या रहा है? हार्वेस्ट हो रहा है। इधर से क्या हो रहा है? हार्वेस्ट हो रहा है। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर अलग करते हैं, जिसे विनोइंग कहते हैं। फटक कर अलग करना क्या कहलाता है? विनोइंग कहलाता है। तो दोनों से भूसी को अलग करना, से फटक कर अलग करना क्या कहलाता है? विनोइंग अलग करते हैं। अब है पहेली के मन में एक सवाल है, कटाई के बाद कभी कभी तने के टुकड़े खेत में ही रह जाते हैं जिन्हें किसान जला देते हैं। पहेली इन टुकड़ों के खेत में जलाने के कारण चिंतित है। वह जानती है कि इससे प्रदूषण होता है, इससे खेत में पड़ी फसल में आग लगाने का खतरा भी है। तो पहेली के मन में सवाल है कि छोटे छोटे जो टुकड़े बच जाते हैं खेतों में, उन्हें किसान जला देते हैं, जिससे जो है इस पर प्रदूषण का खतरा रहता है, तो और आग लगने का भी खतरा रहता है। विनोइंग फटकने वाली मशीन, यहाँ जो विनोइंग किया जाता है फटकने वाली मशीन है। अब आगे है कटाई पर। आगे क्या है? कटाई पर 3-4 महीनों के कठोर परिश्रम के बाद कटाई का समय आता है। स्वर्णिम दानों से भरी खरी फसल किसानों के हृदय में उल्लास एवं अच्छे समय का भाव संचारित करती है। यह समय थोड़ा आराम करने एवं खुशी मनाने का है, क्योंकि पिछली ऋतु के प्रयत्न का फल मिलता है। इसीलिए भारत के सभी भागों में कटाई का समय हर्षोल्लास एवं खुशी का होता है। पुरुष एवं महिलाएं सभी मिलकर इस पर्व को मनाते। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल, वैसाखी, होली, दिवाली, नवन्या एवं बिहू जुड़े हुए हैं। अब है भंडारण। फसल कटाई के बाद क्या करते हैं? भंडारण करते हैं। उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहों एवं सूक्ष्मजीवों से सुरक्षित रखना होगा। ताज़ा फसल नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि फसल के दानों को सुखाए बिना भंडारित किया गया तो उनके खराब होने अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से वे अंकुरण के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। अतः भंडारण से पहले दानों और बीजों को धूप में सुखाना आवश्यक है, जिससे उनकी नमी में कमी आ जाए। इससे उनकी कीट पीड़कों, जीवाणु एवं कवकों से सुरक्षा हो जाती है। किसान अपनी फसल उत्पाद का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्रों में करते हैं, परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडार गृहों में किया जाता है, जिससे उनको पीड़कों जैसे चूहे एवं कीटों से सुरक्षित रखा जा सकता है। सुरक्षित रखा जा सके। नमी की सूखी पत्तियों घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती है। बड़े भंडार गृहों में अनाज को पीड़कों एवं सूक्ष्मजीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार भी किया जाता है। अब देखते हैं आगे क्या है। तो यहाँ पर जो है देख लेते हैं, एक बार पिक्चर को देख लेते हैं।
तो यहाँ पर अनाज भंडारण हेतु साइलो किया जाता है। उसके बाद जो है यहाँ पर भंडार गृहों में बोरों में अनाज को भंडारण किया जाता है। उसके बाद आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर है जंतुओं से भोजन। अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्न तालिका बनाकर उसे पूरा कीजिए। खाद्य पदार्थ केवल है स्रोत। खाद्य पदार्थ दूध जैसे कौन से प्राप्त, गाय, भैंस, बकरी, ऊँटनी यहाँ से प्राप्त होता है। इस सारणी की पूर्ति करने के पश्चात आपने देखा होगा कि पौधों की तरह ही जंतु भी हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। पिछली कक्षा में पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के विषय में आप पढ़ चुके हैं। हमने अभी सीखा कि फसल उत्पादन के विभिन्न चरण हैं, बीजों का चयन, बुआई इत्यादि। इसी प्रकार घरों में अथवा फार्म पर पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास में देखभाल की आवश्यकता होती है। जब यह बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे पशु पालन कहते हैं। अब है मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। हमें मछली से कॉड लिवर तेल मिलता है जिसमें विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।